हेलो गाइस एंड वेलकम बैक है तुम्हारे फेवरेट चैनल एनिमेडी पे। तो जैसा कि हमने हमारे पिछले पार्ट में देखा था कि कैसे द डार्क ट्रायड ने 6 महीनों का टाइम क्लोवर किंगडम और हार्ट किंगडम को देने के बाद फाइनली अपनी चाल चल दी थी एंड कैसे ज़ीनॉन गोल्डन डॉन की बेस पे आ गया था गोल्डन डॉन स्क्वाड के कैप्टन विलियम्स को किडनैप करने के लिए। वानिका ने इधर हार्ट किंगडम पर अटैक कर दिया था और द डार्क ट्रायड के लीडर दांते ने इधर ब्लैक बुल्स के बेस पे, और ये यहाँ पर हमारे कैप्टन यामी को किडनैप करने के लिए आया था। और तुम्हें ये भी याद होगा कि ये तीनों भाई आस्था की तरह डीमन की पावर का यूज कर सकते हैं और हद से ज्यादा ओवर पावर्ड होते हैं। दांते के पास डेमन ग्रेविटी मैजिक के साथ साथ सुपर रीजनरेशन की पावर होती है। वानिका के पास डेमन ब्लड मैजिक के साथ साथ कर्स मैजिक होता है जिससे इसने नोएल की मम्मी और नोरोपेचिका को कर्स दिया था। और ज़ीनॉन के पास बहुत ही ज्यादा खतरनाक बोन मैजिक के साथ साथ टेलीपोर्टेशन मैजिक होता है, वो भी फिनरल की तरह नॉर्मल लेवल का नहीं बल्कि हद से ज्यादा एक्सट्रीम लेवल का, जिसका यूज करके ही अपने दो साथियों के साथ स्पेड किंगडम से डायरेक्ट या गोल्डन डॉन के बेस पे आ गया था, जबकि ये पहले यहाँ कभी भी नहीं आया था। एंड इन लोगों ने आधे से ज्यादा गोल्डन डॉन स्क्वाड के मेंबर्स को खत्म कर दिया था और कैप्टन विलियम्स को किडनैप करने के मिशन में ज़ीनॉन आसानी से सक्सेसफुल हो गया था। एंड फिर इधर हमने दांते को देखा था जो भाई अकेले इन सबको जानवरों की तरह मार रहा था और गॉज की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। इसके पास ज्यादा टाइम बचा नहीं था एंड आस्था का डीमन बाहर आ गया होता है और दांते पे कंटिन्यूअसली अटैक कर रहा होता है, लेकिन दांते भाई इतना ज्यादा फास्ट और स्ट्रांग होता है कि इसका डीमन तक इसको छू नहीं पा रहा होता है। एंड फिर इधर हम वानिका को देखते हैं जिसने अपने 5 डार्क डिसाइपल्स के साथ हार्ट किंगडम पर अटैक कर दिया था। एंड भाई लोरोपेचिका को यकीन नहीं होता कि वानिका के 5 डार्क डिसाइपल्स कितने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि उन्होंने हार्ट किंगडम के सारे गार्डियंस गाजा के अलावा उन सबको इतनी आसानी से हरा दिया था जैसे वो सब बच्चे हो। हार्ट किंगडम के सारे गार्डियंस हार चुके थे और वेनिका के डार्क डिसाइपल्स लोरोपेचिका के हार्ट किंगडम में हर तरफ तबाही मचा रहे थे और बहुत सारे मासूम लोग मर रहे थे। एंड लोरोपेचिका बेचारी कुछ भी नहीं कर पा रही थी। एंड फिर इधर हम दांते को देखते हैं जो आस्था को इतना ज्यादा बुरा पीट रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरी मम्मी मेरे मार्क्स देखने के बाद मुझे मारा करती थी। एंड इधर गॉज ये तो बस मरने की कगार में था, इसके पास ज्यादा टाइम बचा नहीं था एंड ग्रे बहुत ज्यादा रो रही थी गॉज को देख के। एंड ये इतना क्यों रो रही थी वो अब हमें पता चलता है। एंड फिर हम ग्रे के पास को देखते हैं। ग्रे के मम्मी पापा बचपन में ही खत्म हो गए थे एंड ये अपनी चाची के साथ रहा करती थी। एंड इसकी चाची और उनकी 2 बेटियां ग्रे को बहुत ज्यादा परेशान करती थी और अपना सारा काम ग्रे से कराती थी। एंड वो दोनों इसे बहुत ज्यादा चिढ़ाती भी थी क्योंकि उनके हिसाब से ग्रे ना बहुत ज्यादा बदसूरत थी। एंड इसीलिए ना ग्रे के इसी पास ट्रॉमा की वजह से ग्रे को अपना असली चेहरा दिखाना किसी को भी पसंद नहीं था। एंड फिर ऐसे ही देखते देखते 15 साल बीत जाते हैं और अब जाके ग्रे को उसका ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक मिल जाता है। एंड ताकि इसकी बहनें इसे एक्सेप्ट ना करे, उसे चिढ़ाए ना, इसीलिए ग्रे अपने बहनों जैसी ट्रांसफॉर्म हो जाती है क्योंकि इस बेचारी को लगा था ऐसे इसकी बहनें इसे एक्सेप्ट कर लेंगी, लेकिन जैसा इसने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। इसकी बहनें और ज्यादा गुस्सा जाती हैं ग्रे को ऐसा देखकर क्योंकि अब वो लोग इसे चिढ़ा नहीं सकती थी। एंड वो दोनों ना इस पर अटैक कर देती है एंड उनसे बचने के लिए ग्रे अपने घर से भाग जाती है, लेकिन रास्ते में इसके सामने 3 बदमाश आ जाते हैं जो इसे छेड़ने लग जाते हैं। एंड ग्रे का मैजिक तो ऐसा था भी नहीं कि वो इनसे लड़ सके, ग्रे को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, लेकिन तभी गॉज वहाँ पर आ जाता है और वो ना इन तीनों बदमाशों को मार पीट कर उनकी बैंड बजा देता है और फिर ग्रे से कहता है, ओए लड़की वापस घर जाओ, इधर सेफ नहीं है, और अगर तुम अपने घर से भागी हो तो यहाँ से थोड़ी दूर पे एक शहर है, वहाँ तुम जा सकती हो। एंड तभी उसी दिन ना ग्रे को गॉज से प्यार हो गया था एंड ग्रे डिसाइड कर लेती है कि वो वापस घर नहीं जाएगी। एंड फिर थोड़े दिन इधर उधर ग्रे भटकती है और थोड़ी बहुत ठोकर खाती है, लेकिन फिर किस्मत का खेल तो देखो, यामी सर इसे मिल जाते हैं एंड इसको ब्लैक बुल्स में ऐड कर लेते हैं। एंड कमाल की बात ये होती है कि ना तो सिर्फ ग्रे को एक नई फैमिली मिल जाती है बल्कि साथ ही साथ गॉज भी इसे मिल जाता है जो कि इसी स्क्वाड में था। एंड भले इसने गॉज को कभी बताया नहीं होता, लेकिन ये गॉज से ना बहुत प्यार करती थी एंड इसीलिए ये कुछ भी करके गॉज को मरने नहीं दे सकती थी। एंड ये सिचुएशन, ग्रे का प्यार, गॉज की हालत, ये सब के सब ना ग्रे का ट्रू मैजिक अवेकन कर देते हैं, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक नहीं होता बल्कि कोई और ही मैजिक होता है जो कि अभी तक पता नहीं चला कि क्या है। लेकिन अपने असली मैजिक का यूज कर ग्रे पता नहीं कैसे, लेकिन ना तो सिर्फ इस स्क्वाड को गायब कर देती है बल्कि गॉज के वुंड और इसके दिल को भी पूरी तरह से हील कर देती है। एंड ग्रे इस तरह गॉज की जान को बचा लेती है जो कि लगभग इम्पॉसिबल था। लेकिन तभी इधर आस्था बेहोश और बहुत ज्यादा इंजर्ड होकर जमीन पर गिर जाता है और दांते इन दोनों के पास आकर इनसे कहता है एक और आर्केन स्टेज मैजिक नाइट, बाप रे आज तो मेरी लॉटरी लग गई है शायद। ध्यान से सुनो तुम दोनों को मेरे साथ चलना होगा। एंड ये दोनों बहुत ज्यादा डर जाती हैं, लेकिन तभी एक आदमी दांते और इन दोनों के बीच की जमीन को काट कर इन दोनों को अलग कर देता है, जो कोई और नहीं बल्कि हमारे कैप्टन यामी होते हैं। एंड कैप्टन यामी इससे कहते हैं, ओए माफ करना लेकिन मेरी स्क्वाड के साथ तुमने जो किया है उसके लिए तुम बहुत बुरा पिटने वाले हो। यामी सुके हीरो, तो फाइनली हम दोनों मिल ही गए। माफ करना दोस्त लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। लेकिन
तुम मुझे अपने साथ तब लेके जाओगे ना जब जिंदा बचोगे। लगता है तुम मुझे द डार्क ट्रायड के लीडर दांते को थोड़ा हल्के में ले रहे हो यामिसू के हीरो। एंड तभी दांते अपने ग्रेविटी मैजिक को यामिसर के ऊपर यूज कर देता है, जो यामिसर को जमीन पर गिरा तो देती है लेकिन झुका नहीं पाती। अरे बाप रे, मेरे ग्रेविटी मैजिक से तुम गिरे नहीं, लगता है मैं भी तुम्हें हल्के में नहीं ले सकता। डार्क मून। एंड तभी यामिसर अपना ओवर पावर डार्क मून अटैक यूज कर देते हैं। एंड अब इतने रीजन में यामिसर की मर्जी के अलावा कोई और अपना मैजिक यूज नहीं कर सकता था। एंड दांते समझ जाता है कि यामिसर को ये हल्के में नहीं ले सकता। दांते फिर एक बड़ी सी चट्टान को यामिसर की ओर सुपर स्पीड में भेज देता है, जिसे यामिसर अपने डार्क स्लैश से काट देते हैं। एंड फिर दांते अपनी खुद की एक स्वॉर्ड बनाकर यामिसर से भिड़ने लगता है। लेकिन ऑब्वियसली भाई यामिसर की स्क्वाड स्किल के बारे में तो तुम जानती होगे। आज सालों बाद मुझे फिर से लड़ने में मजा आ रहा है। तुम तो कमाल हो यामिसू के हीरो। चुप बे पागल, काश मैं तुम्हें मार पाता यामिसू के हीरो, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें हराने के बाद वो दोनों सुंदर लड़कियां मुझे पसंद करने लगेंगी। दांते अपनी सुपर स्पीड का यूज कर रहा होता है एंड यामिसर को उनके डार्क रूम में फंसा दिया होता है अपनी ग्रेविटी मैजिक की मदद से। लेकिन तभी यामिसर बोलते हैं माना जोन। एंड जैसे ही दांते 1 मिली सेकंड के लिए रुकता है, यामिसर अपनी स्वॉर्ड को दांते के आर पार निकाल देते हैं। भाई दांते को यकीन नहीं होता कि ये क्या हुआ, यामिसर इतने ज्यादा फास्ट है क्या। एंड पहली बार दांते अपना इतना सारा देखता है। एंड फिर यामिसर इससे बोलते हैं मेरे रहते तुम मेरी स्क्वाड को छू भी नहीं सकते। एंड फिर इधर हम देखते हैं लोरो पेचिका बहुत टेंशन में होती है, लेकिन तभी एक डार्क डिसाइपल याइन के पास आ जाता है। लेकिन ये तीनों तुरंत ही इस एक डार्क डिसाइपल को आसानी से निपटा देती हैं। लेकिन भाई ये तीनों डार्क डिसाइपल लक, चार्मी और लियो के ऊपर बहुत भारी पड़ रहे होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली भाई इन लोगों के पास डेमन की पावर होती है। एंड लक का सामना जिससे हो रहा होता है ना, वो अपनी बॉडी को जब मन करे बहुत ज्यादा सॉफ्ट और जब मन करे बहुत ज्यादा हार्ड कर सकता था। एंड इसके डेमन पावर की वजह से ये और ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। एंड तब ये लक से कहता है आखिर जब मुझे हार्ट किंगडम का एक गार्डियन नहीं हरा पाया तो फिर तुम मुझे क्या हराओगे लड़के। लक बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था, लेकिन ये हार नहीं मानने वाला था भाई, क्योंकि इसे लड़ने में ना बहुत मजा आ रही थी। एंड तब भाई लक अपना नया और स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक लाइटनिंग कैरानोस का यूज कर देता है। एंड भाई खुद को पूरा का पूरा एक गोली की तरह इस डीमन के आर पार निकाल देता है। एंड इस तरह लक इस एक डार्क डिसाइपल को तो हरा देता है। एंड फिर इधर हम लियो को देखते हैं, जिसका सामना एक ऐसे डार्क डिसाइपल से हो रहा होता है जिसके पास लॉन्ग रेंज स्नाइपर डेविल मैजिक होता है, जिससे ना ये अपने मैजिक प्रेजेंस को गायब कर सकता था। और ये दूर से लियो के ऊपर बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक से अटैक कर रहा होता है, जो कि किसी भी डायरेक्शन से आ रहे होते, कभी भी आ रहे होते और बहुत ही ज्यादा फास्ट आ रहे होते हैं। लियो ना चाहकर भी इनसे बच नहीं सकता था और छुप भी नहीं सकता था, क्योंकि इसकी डेविल आइज हर तरफ से लियो को देख रही थी। मैं चाहूँ तो तुम्हें एक अटैक में मार सकता हूँ, लेकिन मुझे लोगों को तड़पा तड़पा कर मारना बहुत पसंद है। एंड लियो को ना कंटिन्यूअसली इसके अटैक्स लग रहे होते हैं। लियो बहुत ज्यादा इंजर्ड होता जा रहा होता है। एंड बेचारा लियो कुछ कर भी नहीं पा रहा होता, क्योंकि इसे दिख ही नहीं रहा होता, इसे पता ही नहीं था कि आखिर ये छुपा कहाँ है। एंड ना तो लियो भाग सकता था, क्योंकि इसका टीचर यहाँ पर बहुत ज्यादा इंजर्ड पड़ा हुआ था। लियो को बार बार इसके बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक चारों तरफ से लग रहे होते हैं और इसके हर एक अटैक बहुत ही ज्यादा दर्दनाक और खतरनाक होते हैं। एंड तो अभी लियो समझ जाता है कि वो ऐसे इसे नहीं हरा सकता, तो अगर इसने जल्दी कुछ नहीं किया तो ये और इसके टीचर दोनों मारे जाएंगे। इसीलिए तभी लियो तैयार हो जाता है एक बहुत बड़ा रिस्क लेने के लिए। ये अपनी पूरी मैजिकल पावर का यूज कर एक बहुत ही बड़ा मैजिक सर्कल बना देता है, जो कि इस पूरे के पूरे एरिया को घेर लेता है। क्योंकि ऑब्वियसली भाई इसके पास बहुत ज्यादा मैजिक होता है, क्योंकि एक रॉयल फैमिली का होता है, इसीलिए इसका मैजिक सर्कल हद से ज्यादा बड़ा होता है। एंड ये बेचारा डार्क डिसाइबल भी इसी सर्कल के अंदर फंस जाता है। एंड लियो भाई इस पूरे के पूरे एरिया को अपने फायर मैजिक से एक वोल्केनो बना देता है, जिससे डार्क डिसाइपल जल जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। एंड इसकी आवाज को सुनकर लियो इसे ढूंढ लेता है और फिर इसकी बैंड बजा देता है। एंड इधर हम देखते हैं चार्मी और इस डार्क डिसाइपल की बहुत ही भयानक फाइट हो रही होती है। एंड चार्मी बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि ना तो इसने इसके टीचर को अधमरा कर दिया होता है, बल्कि साथ ही साथ इसने इतने बड़े जंगल को भी जला दिया होता है, जहाँ से चार्मी रोज टेस्टी टेस्टी फ्रूट खाती थी। एंड तब ये डार्क डिसाइपल चार्मी से कहती है चिंता मत करो मोटी लड़की, मैं तुम्हें और तुम्हारे टीचर दोनों को मार दूंगी। एंड तब ये अपने डेविल हेयर से चार्मी के ऊपर अटैक कर देती है और चार्मी को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देती है। इसकी मैजिक शीप भी गायब हो जाती है एंड ये चार्मी को अपने डेविल हेयर ट्रैप से पकड़ लेती है। लेकिन तभी चार्मी भाई फिर से अपने ट्रू फॉर्म में आ जाती है, वही फॉर्म जिसमें चार्मी की मैजिक शीप एक वुल्फ बन जाता है। एंड ये वुल्फ जितना भी मैजिक खाता है उतना मैजिक चार्मी के अंदर आता जाता है और चार्मी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाती है। इन लोगों को यकीन नहीं होता कि ये क्या हो गया चार्मी को, अचानक से चार्मी इतनी बदल कैसे गई। एंड तभी चार्मी इससे कहती है जो तुमने किया है उसकी सजा पाने का टाइम आ गया। एंड तभी चार्मी का मैजिक वुल्फ भाई इस डार्क डिसाइपल के डेविल हेयर्स को मस्त नमक मिर्च डाल के फ्राई करके चाउमीन बना के खाने लगता है। भाई इन सब को इस डार्क डिसाइपल को समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसा मैजिक है। एंड ये मैजिक वुल्फ इसके सारे के सारे डेविल हेयर्स को खा जाता है। एंड इस तरह चार्मी इस डार्क डिसाइपल की भी बैंड बजा देती है। एंड इधर गाजा भी एक और डार्क डिसाइपल को आसानी से निपटा देता है। एंड ये सारे के सारे बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि वानिका के 5 सुपर स्ट्रॉन्ग डार्क डिसाइपल्स किसी तरह हार गए थे। एंड अब जाके लोरो पेचिका की सांस में थोड़ी सांस आ जाती है। लेकिन
लेकिन तभी अब इन तीनों के सामने आ जाती है द डार्क ट्रायड की मेंबर, ब्लड और कर्स मैजिक की यूजर, मैगिक्यूला डीमन की होस्ट वानिका। इसका प्रेजेंस इतना ज्यादा खतरनाक और डरावना था कि नोएल की एक पल के लिए सांसें रुक जाती हैं। एंड तभी वानिका बोलती है, हेलो लोरोपेचिका, तुम तैयार हो ना मुझसे लड़ने के लिए? एंड असल में लोरोपेचिका को लड़ना ना बहुत ज्यादा पसंद होता है एंड इसीलिए इसने लोरोपेचिका को इतना टाइम दिया था ताकि लोरोपेचिका इतनी स्ट्रांग हो सके कि वानिका को इससे लड़ने में मजा आए। एंड तभी लोरोपेचिका बोलती है, अगर तुम्हें सिर्फ मुझसे ही लड़ना था तो तुमने हार्ट किंगडम पर अपने सोल्जर से अटैक क्यों करवाया? इतनी तबाही क्यों मचाई? इतने सारे मासूमों को क्यों मरवाया? ये तो ऑब्वियस है मेरी प्यारी लोरोपेचिका, क्योंकि मैं जानती थी कि तुम बहुत गुस्सा हो जाओगे अगर मैं तुम्हारे इतने सारे लोगों को तुम्हारे सामने मारूंगी, तो फिर तुम मुझसे और ज्यादा गुस्से में लड़ोगी और मुझे और ज्यादा मजा आएगी। एंड ये दोनों भी समझ जाती है कि वानिका सच में पागल है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। एंड तभी नोएल बोलती है, वानिका तुम्हारे 5 सोल्जर्स हार गए, अब तुम चाहकर भी यहाँ से भाग नहीं सकती क्या? एक बार ध्यान से देखो। एंड तभी हम देखते हैं ये 5 डार्क डिसाइपल्स ना तो सिर्फ वापस से जिंदा हो जाते हैं बल्कि पूरी तरह से हील होकर और ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, जिसको देखकर ये सारे के सारे एकदम शॉक्ड रह जाते हैं। एंड तभी वानिका इस डार्क डिसाइपल को बहुत ज्यादा मारने लगती है और बोलती है, ध्यान से देखो, मेरे डार्क डिसाइपल्स मेरे कर्ज की वजह से मर ही नहीं सकते चाहे तुम इन्हें जितनी बार मार डालो। एंड असल में इन 5 डार्क डिसाइपल्स के ऊपर वानिका का एक ऐसा कर्ज होता है जिसकी वजह से ये लोग मर ही नहीं सकते थे भाई, चाहे इन्हें जितनी बार मारो ये बार बार जिंदा होते जाएंगे और ज्यादा स्ट्रांग होते जाएंगे। मतलब समझ रहे हो वानिका की पावर कितनी ज्यादा खतरनाक होती है। एंड इन सब के पास इतनी पावर तो होती नहीं कि ये लोग इनसे बार बार लड़ते रहे, लेकिन ऑब्वियसली भाई ये लोग भागने वाले तो थे नहीं। एंड तभी वानिका कहती है, आओ मेरी प्यारी लोरोपेचिका, शुरू करें। एंड तभी ये तीनों भी तैयार हो जाती हैं वानिका से लड़ने के लिए। एंड वानिका भाई आसानी से नोएल के वाटर ड्रैगन गॉड अटैक को रोक देती है, जो कि नोएल का स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक होता है, जिसको देखकर नोएल एकदम शॉक्ड रह जाती है। एंड इधर इस डार्क डिसाइपल और मिमोसा की फाइट स्टार्ट हो जाती है। एंड फिर इधर हम दांते को देखते हैं जो अचानक से हंसने लगता है। एंड जैसा कि तुम्हें याद होगा कि दांते के पास सुपर रीजनरेशन की पावर होती है एंड उसी का यूज कर दांते दोबारा से पूरा हील हो जाता है। एंड आस्था इधर बेहोश पड़ा होता है, जिसको अपने अंदर का डीमन दिख रहा होता है, जो कि दांते पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। आस्था की पूरी बॉडी इतना ज्यादा दर्द कर रही होती है कि हिल भी नहीं पा रहा होता। एंड यामी सर अब जाके समझ गए होते हैं कि भाई दांते इतनी आसानी से नहीं हारने वाला। यामी सू के हीरो, यकीन नहीं होता, तुम कमाल हो। मुझे आज से पहले अपनी जिंदगी में इतनी ज्यादा मजा, इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट कभी नहीं हुई। आओ फिर से हम हमारी लड़ाई शुरू करते हैं। लगता है तुम इतनी आसानी से चुप नहीं होने वाले। अच्छा पहले मुझे ये बताओ कि तुम मुझे क्यों किडनैप करना चाहते हो? क्योंकि तुम और गोल्डन डॉन का कैप्टन हमारी चाबी हो। तुम दोनों का ही इस्तेमाल कर हम लोग ट्री ऑफ हेल को बना पाएंगे, जो कि इस वर्ल्ड और अंडर वर्ल्ड को कनेक्ट करेगा। एंड असल में ये होता है द डार्क ट्रायड का प्लान। ये लोग यामी सर और कैप्टन विलियम्स के डार्क मैजिक और वर्ल्ड ट्री मैजिक का यूज कर ट्री ऑफ हेल को बनाना चाहते हैं, जो कि अंडर वर्ल्ड और ओवर वर्ल्ड के रास्ते को खोल देगा, जिससे सारे के सारे डीमंस अंडर वर्ल्ड से यहाँ ओवर वर्ल्ड में आ पाएंगे, वही अंडर वर्ल्ड जहाँ से जागरेड आया था। एंड इस चीज को सुनते ही यामी सर एकदम सीरियस हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि दांते का मरना जरूरी है। एंड फिर इधर हम स्पेड किंगडम में एक आदमी को देखते हैं जो कि दांते के कमरे में होता है और इस ट्री ऑफ हेल के बारे में पढ़ रहा होता है। लेकिन तभी इसके पीछे एक सोल्जर आ जाता है और इससे कहता है, ओए कौन हो तुम और तुम यहाँ लॉर्ड दांते के कमरे में क्या कर रहे हो? कहीं तुम स्पाई तो नहीं? एंड इस सोल्जर को ये आदमी एक बार में आसानी से अपने शैडो मैजिक से खत्म कर देता है। एंड भाई मैं बता दूं कि ये कैरेक्टर भी मेरा ब्लैक क्लोवर में वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर है एंड इसका नाम होता है नाच, जिसको अभी हम आगे देखेंगे। एंड फिर इधर हम देखते हैं मिमोसा ने इसे और इसने मिमोसा को पूरी तरह से अपने अपने मैजिक से पकड़ लिया होता है और ये दोनों साथ में मिलकर वानिका से लड़ रही होती हैं। एंड वानिका भाई सच में पूरी पागल होती है। एंड जैसे ही लोरोपेचिका को द डार्क ट्रायड के असली प्लान के बारे में पता चलता है, ये तुरंत ही अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यूज कर देती है। एंड लोरोपेचिका वानिका को अपने स्पिरिट वाटर प्रिजन में पकड़ लेती है, जो कि कोई नॉर्मल वाटर प्रिजन मैजिक नहीं होता, बल्कि इस वाटर प्रिजन मैजिक में वानिका की डीमन ब्लड पावर आधी हो जाती है एंड नोएल का पावर वैल्करी आर्मर डबल स्ट्रॉन्ग हो जाता है। नोएल का पूरा फॉर्म बदल जाता है एंड ये अपने नए स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म वैल्करी मरमेड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है एंड बहुत ज्यादा फास्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। एंड इवन दो भाई वानिका का डेमन ब्लड मैजिक की पावर आधी हो गई होती है, लेकिन फिर भी ये हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। एंड फिर नोएल और वानिका में बहुत ही खतरनाक लड़ाई होने लगती है। एंड इधर यामी सर और दांते में, यामी सर जानते थे कि अगर इन्होंने एक भी गलती की या फिर एक भी मिली सेकंड के लिए इनका ध्यान भटका तो यामी सर तुरंत ही मारे जाएंगे। दांते भाई अपनी फुल 80% डेविल की पावर का यूज कर रहा होता और ये लोग तो भाई डर के मारे हिल ही नहीं पा रहे होते, क्योंकि ये लोग जानते थे कि अगर ये लोग हिले तो दांते ने तुरंत
ही मार देगा, जो कि यामी सर की मुसीबतों को और ज्यादा बढ़ा देगा। दांते यामी सर पर अपनी ग्रेविटी बॉल से अटैक कर देता है, जो कि इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि एक पहाड़ को एक बार में गायब कर देता है। एंड क्योंकि भाई दांते की ग्रेविटी मैजिक स्पेस को कंट्रोल कर सकती थी, इसलिए यामी सर का डायमेंशन स्लैश अटैक भी इसे छू ही नहीं पा रहा होता। एंड अगर अभी यामी सर के पास इनका डार्क मून अटैक ना होता तो ये कब का मर चुके होते अपने दांते की ग्रेविटी मैजिक से। एंड जब भी भाई दांते को यामी सर के अटैक्स लग भी रहे होते तो दांते बार बार रीजनरेट कर दोबारा से हील हो जा रहा होता है। चारों तरफ से यामी सर के ऊपर अटैक पे अटैक आ रहे थे। यामी सर को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या करें। एंड तभी यामी सर दांते की एक बड़ी सी चट्टान के नीचे फंस जाते हैं एंड दांते उस चट्टान को जमीन पर पटक देता है। यामी सर! लेकिन ये चट्टान काफी नहीं थी हमारे यामी सर को मारने के लिए। एंड यामी सर कहते हैं, मेरी चिंता मत करो गधे, और ध्यान से देखो मैं पहले कैसे खुद को हराता हूँ फिर इसको हराता हूँ। भले यामी सर ये दिखा नहीं रहे थे, लेकिन यामी सर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गए थे एंड आस्था का शरीर इतना दर्द हो रहा था कि ये हिल ही नहीं पा रहा होता। यामी सो के हीरो तुम तो कमाल हो, माना जोन। एंड तो भी यामी सर अभी इसी टाइम पर अपना एक नया अटैक अनलॉक कर देते हैं, जिसका नाम होता है द डार्क बॉम्ब। एंड अपने इस अटैक से यामी सर दांते की बॉडी को बीच से ब्लास्ट कर देते हैं भाई। एंड खुश हो जाते हैं क्योंकि इन्हें लगा था कि दांते भी जागरेट की तरह खत्म हो जाएगा जब इसका दिल तबाह हो जाएगा। चलो कुछ खाने चलते, मुझे भूख लगी है। एंड इन लोगों को भी लगता है कि दांते खत्म हो गया है, लेकिन ऐसा था नहीं। दांते भाई एक ह्यूमन था ही नहीं, ये खुद ही एक डीमन बन गया होता है। एंड दांते इस अटैक से, इस स्टेट से भी बच जाते हैं और दोबारा से अपने आप को रीजनरेट कर अपने स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में आने लगता है। एंड दांते भाई अब जाके एक डीमन की तरह थोड़ा बहुत दिखने भी लगता है। एंड यामी सर को समझ नहीं आता कि आखिर ये करे क्या, लेकिन तभी दांते बोलता है, यामी सो के हीरो मानना पड़ेगा तुम कमाल हो, लेकिन तुम मुझे मार नहीं सकते, चाहे तुम मेरे पूरे शरीर को ही क्यों ना तबाह कर दो। एंड दांते के नए फॉर्म को देखकर यामी सर को पहली बार डर लगता है। एंड फिर दांते और यामी सर में दोबारा से लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। एंड यामी सर चाहे जिस तरह दांते को मारे, दांते बार बार रीजनरेट कर ले रहा होता है और यामी सर पर कंटिन्यू अटैक पे अटैक कर रहा होता है, जो कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन यामी सर को और ज्यादा इंजर्ड, वीक और स्लो करते जा रहे होते हैं। इनकी बॉडी इतना इंजर्ड हो गई होती है कि कोई नॉर्मल आदमी अभी इनकी जगह होता तो वो हिल ही नहीं पाता इस कंडीशन में। लेकिन फिर भी हमारी यामी सर इससे लड़ रहे होते हैं। यामी सु के हीरो तुम सच में कमाल हो। आस्था को खुद पे शर्म आ रही होती है कि भाई यामी सर इतने खतरे में है, इतने इंजर्ड है, लेकिन फिर भी वो लड़ रहे हैं और आस्था दर्द के मारे हिल तक नहीं पा रहा। इसे शर्म आ रही होती है कि आखिर ये इतना वीक क्यों है, क्या इसकी 6 महीनों की ट्रेनिंग किसी काम की नहीं। लेकिन तभी इसे यामी सर की आवाज आती है जो कहते हैं, मैं कहना तो नहीं चाहता लेकिन मैं इसे अकेले नहीं हरा सकता, मुझे तुम्हारी जरूरत है गधे। एंड भाई जैसे ही आस्था ये सुनता है कि द यामी सु के हीरो, वो जो आस्था का टीचर है, वो जो अकेले पूरे किंगडम को हराने की ताकत रखता है, वो जिसकी आस्था सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता है, वो जिसने आस्था की जिंदगी को बदला होता है, उसको हमारे आस्था भाई की जरूरत है। आस्था अपने दर्द को भूल जाता है एंड अगले ही पल यामी सर के बगल में अपने टूटे हुए शरीर और अपने एंटी मैजिक स्वॉर्ड के साथ खड़ा होता है, एक ऐसे अपोनेंट से लड़ने के लिए जिसको मारना लगभग नामुमकिन है। एंड इन दोनों के फेस पर एक स्माइल होती है। तैयार हो ना गधे? जी हाँ यामी सर। एंड फिर इधर हम देखते हैं इवन तो वानिका की डेविल पावर्स आधी हो गई होती है, लेकिन फिर भी इस समय नोएल वानिका को टच तक नहीं कर पा रही होती है। एंड तो अभी वानिका अपने मैक्सिमम 70% डेविल की पावर को यूज करने लगती है, जिसको देखकर ये लोग थोड़ा खुश हो जाते हैं, क्योंकि असल में इन लोगों का यही प्लान था कि जैसे ही वानिका अपनी मैक्सिमम 70% डेविल की पावर को यूज करेगी, नेरो वहां पर आकर वानिका की फुल डीमन पावर को अपने सीलिंग मैजिक से सील कर देगी। एंड इन लोगों का प्लान लगभग परफेक्ट था, लेकिन इन लोगों से एक गलती हो जाती है। इन लोगों को मैगिक्यूला डीमन की असली पावर का अंदाजा नहीं था। एंड क्योंकि नेरो का सीलिंग मैजिक भी लोरो पेचिका के इस वाटर प्रिजन में वानिका के मैजिक की तरह बहुत वीक हो गया था, इसीलिए ये लोग अपने इस प्लान से वानिका को तो सील कर ले जाते, लेकिन मैगिक्यूला डीमन को नहीं। एंड अब भाई मैगिक्यूला होश में आ जाती है। एंड मैगिक्यूला एक बार में ना तो सिर्फ इस वाटर प्रिजन को अपने ब्लड मैजिक से तबाह कर देती है, बल्कि साथ ही साथ नेरो को अपने सीलिंग मैजिक से पकड़ लेती है और नोएल और उदीने को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देती है। एंड उदीने को तो ये कर्ज तक कर देती है, जिससे उदीने बहुत ज्यादा वीक हो जाती है और अब वो लोरो पेचिका की मदद नहीं कर पाएगी। लोरो पेचिका जब पहली बार मैगिक्यूला को अपने सामने देखती है एंड उदीने और नोएल की हालत को देखती है, इसकी रूह कांप जाती है। तुम सब ने मुझे मजबूर कर दिया होश में आने के लिए, तुम सब लोग काबिलिए तारीफ हो। मैगिक्यूला तुम बाहर क्यों आई? मुझे जरूरत नहीं थी तुम्हारी। आओ ना मेरी प्यारी लोरो पेचिका, हम लोग फिर से लड़ाई शुरू करते हैं। लेकिन अब लोरो पेचिका खुद को संभाल नहीं पाती। ये उदीने जो इसकी मम्मी की तरह बचपन से इसका ख्याल रखती थी, उसकी हालत को देखकर अंदर से टूट जाती है। इसे मैगिक्यूला से इतना डर लगने लगता है कि ये वहीं पर फूट फूट कर रोने लगती है। एंड वानिका समझ जाती है कि अब लोरो पेचिका में इतनी हिम्मत नहीं कि वो इससे लड़ सके। एंड इसीलिए ये कहती है, अब तुम मेरे
किसी काम की नहीं लोरो पेचिका। एंड वानिका तैयार हो जाती है लोरो पेचिका को खत्म कर देने के लिए, लेकिन तभी नोएल इस पर अटैक कर देती है। एंड इवन दो भाई नोएल इतनी ज्यादा इंजर्ड होती है, लेकिन फिर भी ये वानिका के अंदर अपने वाटर स्वॉर्ड को घुसेड़ देती है। एंड अब जाके वानिका को नोएल की मम्मी याद आ जाती है, जो कि हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जिसको इसने अपने कर से मारा था। ओह, तो तुम उसकी बेटी हो, मुझे बहुत ज्यादा मजा आई थी उससे लड़ने में। ठीक है। एंड तभी ये लोरो पेचिका को पकड़ लेती है और वहाँ से जाने लगती है। नोएल से कहती है, अब क्योंकि लोरो पेचिका मेरे किसी काम की नहीं है, इसलिए तुम मेरा अगला खिलौना बनोगी। तुम्हारे पास एक हफ्ता है तुम्हारी दोस्त को बचाने के लिए। तुम्हारी हिम्मत हो तो जितना स्ट्रॉन्ग हो सके हो जाना और फिर अपनी दोस्त के लिए मुझसे आके लड़ना। वानिका मैम, हम इतनी जल्दी वापस जा रहे हैं क्या? नहीं, सिर्फ मैं वापस जा रही हूँ, तुम सब मेरे किसी काम के नहीं हो। एंड तभी वानिका फिर से इन पांचों के ऊपर अपने कर्ज को एक्टिवेट कर देती है एंड इन सबको एक बॉम्ब की तरह ब्लास्ट करने वाली होती है। नहीं वानिका मैम, प्लीज। एंड ये पांचों के पांचों डार्क डिसाइपल्स बहुत ही ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होने वाले होते हैं, जिससे और ज्यादा तबाही मचेगी और भी बहुत सारे लोग मर जाएंगे। एंड तभी ये कहती है, याद रखना तुम्हारे पास सिर्फ एक हफ्ता है मेरी प्यारी नोएल। वानिका। एंड फिर इधर हम इन दोनों को देखते हैं, जो कि हद से ज्यादा खतरनाक दांते से लड़ रहे होते हैं। एंड भाई इवन तो आस्था अपने डीमन की पावर को यूज कर होता है, लेकिन फिर भी ये दांते के अटैक्स और यामी सर की स्पीड को मैच ही नहीं कर पा रहा होता। एंड यामी सर को बार बार आस्था को बचाना पड़ रहा होता है, लेकिन दांते भाई आस्था के अटैक्स को यामी सर के अटैक्स की तरह डायरेक्ट ले नहीं रहा होता, वो उन्हें डॉज कर रहा होता है। एंड यामी सर तुरंत ही समझ जाते हैं कि जागरेट की तरह दांते भी आस्था के अटैक से उस स्पीड से रीजनरेट नहीं कर सकता जिस स्पीड से यामी सर के अटैक से रीजनरेट कर रहा होता है। एंड तभी दांते बोलता है, अपने साथ साथ तुम इसकी भी जान को मुझसे लड़ते वक्त बचा रहे हो, तुम तो कमाल हो यामिसु के हीरो। अरे नहीं, मैं यामी सर की मुसीबतों को और बढ़ा रहा हूँ। अगर मुझे इस डीमन को हराना है तो मुझे भी अपनी फुल डीमन पावर को यूज करना होगा। एंड तब आस्था अपने डीमन के पास आ जाता है। डीमन, पता नहीं क्यों लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम भी मेरी तरह इसे मारना चाहते हो। मेरी मदद करो इसे हराने में डीमन, मुझे और ज्यादा पावर दो प्लीज। एंड तब आस्था का डीमन आस्था से कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें मेरी हद से ज्यादा पावर दूंगा, लेकिन मुझे बदले में कुछ चाहिए। मुझे बदले में तुम्हारे शरीर का एक हिस्सा चाहिए। ठीक है, मैं तैयार हूँ। एंड आस्था बिना सोचे इस डीमन के साथ डील कर लेता है। एंड ये डीमन आस्था की पावर को हद से ज्यादा बढ़ा देता है भाई। एंड आस्था का राइट वाला हाथ इनकी डील के मुताबिक इस डीमन का हो जाता है। एंड अब अपनी इस नई स्पीड और पावर से आस्था दांते पर अटैक कर देता है। एंड अब दांते थोड़ा चौकन्ना हो जाता है। तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकंड है, इससे ज्यादा तुम्हारी बॉडी मेरे असली पावर को झेल नहीं पाएगी। और हाँ, एंटी मैजिक अब सिर्फ तुम्हारे स्वॉर्ड में नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे दाहिने हाथ में बह रही है। अब जाओ और मार डालो इसे। एंड भाई अब स्टार्ट होती है असली फाइट। आस्था की स्पीड और पावर हद से ज्यादा बढ़ जाती है। एंड यामी सर समझ जाते हैं कि अब ये लोग जीत सकते हैं, अब इनके पास चांस होता है इस राक्षस को हराने का। एंड यामी सर आस्था से कहते हैं, बहुत अच्छे गधे, सिर्फ एक अटैक बढ़िया से लैंड करना है तुम्हें। एंड अब भाई लोगों का मुकाबला बराबर का हो जाता है। यामी सर और आस्था साथ में ऐसे लड़ रहे होते हैं जैसे ये लोग एक ही हो। इन लोगों का टीम वर्क इतना ज्यादा कमाल होता है कि इन लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता। इन लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ये लोग इतने ज्यादा फास्ट और स्ट्रॉन्ग कैसे है। यामी सर इस डीमन को अपनी ब्रूट स्ट्रेंथ एक सुप्लेक्स मार देते हैं भाई। ये तीनों के तीनों इस समय स्पीड से लड़ रहे होते हैं जिसकी कोई टक्कर ही नहीं। एंड तभी दांते अपने हद से ज्यादा पावर का यूज कर बहुत ही सारे चट्टानों को एक साथ मिलाकर एक बहुत ही बड़ी सी स्वॉर्ड बना देता है और इन लोगों पर अटैक कर देता है। लेकिन भाई यामी सर और आस्था साथ मिलकर इस बड़ी सी स्वॉर्ड को बीच से फाड़ देते हैं। एंड अब सिर्फ 3 सेकंड रह गए होते हैं आस्था की डीमन पावर को खत्म होने में। एंड दांते भाई पागल हो जाता है, इसकी रीजनरेशन अनकंट्रोलेबल हो जाती है। एंड दांते अपनी फुल पावर का यूज करने लग गया होता है। ये आस्था की एक एक कर तीनों स्वॉर्ड को इससे छीन लेता है एंड आस्था को मारने वाला होता है। लेकिन तभी यामी सर इसे अपने डार्क बॉम्ब से बचा लेते हैं। सिर्फ 1 सेकंड रह गया होता है आस्था की पावर को खत्म होने में। एंड आस्था और यामी सर दांते के ठीक सामने होते हैं, लेकिन आस्था के पास उसकी एक भी स्वॉर्ड ही नहीं होती कि वो दांते पर अटैक कर सके। आस्था को समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। जब उसके पास उसकी स्वॉर्ड ही नहीं है तो ये दांते पर कैसे अपना एक अटैक लैंड करे। 1 सेकंड से भी कम रह गया होता है आस्था की पावर को खत्म होने में। लेकिन तभी यामी सर अपनी स्वॉर्ड को आस्था को पास कर देते हैं भाई। एंड जैसा कि तुम्हें पता होगा कि एंटी मैजिक अभी सिर्फ आस्था की स्वॉर्ड में नहीं बल्कि इसके पूरे के पूरे राइट आर्म में बह रहा होता है। आस्था की एंटी मैजिक पावर यामी सर की स्वॉर्ड में पूरा भर जाती है। एंड हमारे आस्था भाई यामी सर की स्वॉर्ड का यूज कर दांते को बीच से फाड़ देते हैं भाई। एंड 1 मिली सेकेंड के लिए दांते को अपने सामने आस्था का डीमन दिखता है जो दांते से कहता है, याद रखना इस बेइज्जती को लूसीफेरो। एंड दांते भाई बीच से फट जाता है। एंड आस्था के एंटी मैजिक की वजह से क्योंकि दांते की रीजनरेशन पावर खत्म हो जाती है इसलिए दांते वहीं पर अधमरा होकर गिर जाता है। एंड भाई यामी सर और आस्था ने साथ में मिलके द डार्क ट्रायड के लीडर दांते को हरा दिया होता है। इन लोगों को यकीन नहीं होता कि ये लोग अपनी फाइट में जीत गए और ये सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। आस्था वहीं पर गिरने वाला होता है लेकिन तभी यामी सर इसे संभाल लेते और इसे कहते हैं, बहुत
बहुत अच्छे गधे। एंड तभी हम देखते हैं गॉज भी होश में आ जाता है, जिसको देखकर ग्रेप बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। एंड तभी यामी सर दांते के पास जाने लगते हैं। क्या हुआ यामी सर? ये अभी सिर्फ बेहोश हुआ है, हमें इसे सील करना होगा। ये सच में लेकिन था बहुत स्ट्रॉन्ग। लेकिन तो भी हम अचानक से देखते हैं यामी सर के बगल में खड़ा होता है द डार्क ट्रायड का दूसरा मेंबर ज़ीनॉन। एंड क्योंकि यामी सर इतने ज्यादा इंजर्ड होते हैं और इनके पास इनकी स्वॉर्ड भी नहीं होती, ज़ीनॉन यामी सर को पकड़ लेता है, जिससे यामी सर अब छूट नहीं सकते थे। ये सब कुछ इतना ज्यादा फास्ट होता है कि इन सबको समझ ही नहीं आता कि ये क्या हो गया। फिनरल देख लेता है कि ज़ीनॉन ने कैप्टन विलियम्स को भी पकड़ा होता है और इसके पास से बहुत ही ज्यादा खतरनाक डीमन की पावर निकल रही होती है। ज़ीनॉन दांते को भी उठा लेता है और यामी सर और कैप्टन विलियम्स के साथ वापस पेट किंगडम जाने लगता है। रोको उसे! ये सारे के सारे ज़ीनॉन को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सारे बहुत ज्यादा वीक थे। एंड तभी आस्था दोबारा से अपने डीमन के पास आ जाता है और इससे कहता है, प्लीज डीमन, मेरा एक और हाथ ले लो, मेरी पूरी बॉडी ले लो, लेकिन बस एक और बार मुझे वो पावर फिर से यूज करने दो। लेकिन तभी ये डीमन बोलता है, नहीं, अगर मैंने फिर से वही पावर तुम्हें दी तो तुम्हारी बॉडी मेरे पावर को झेल नहीं पाएगी और तुम फट जाओगे। प्लीज मैं नहीं फटूंगा, मेरा यकीन करो। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? तुम नहीं बचा सकते अब यामिसु के हीरो को, क्योंकि तुम बहुत वीक हो। एंड ये सारे भी अपनी पूरी जान लगा देते हैं यामी सर को बचाने के लिए, लेकिन ये लोग ज़ीनॉन के सामने कुछ भी नहीं थे भाई। आस्था बेचारा लाचार था, वो कुछ भी नहीं कर सकता था अपने टीचर को बचाने के लिए। इसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या करे, कैसे आखिर बचाए अपने कैप्टन को। लेकिन तभी इसे यामी सर की आवाज आती है जो इससे कहते हैं, सबका ख्याल रखना आस्था। एंड जिंदगी में पहली बार आस्था यामी सर को इतना वीक देखता है। जिंदगी में पहली बार आस्था यामी सर को इतना बेबस देखता है। एंड आस्था जोर से चिल्लाता है, यामी सर! एंड ज़ीनॉन, यामी सर, कैप्टन विलियम्स और दांते के साथ वापस पेट किंगडम लौट जाता है और द डार्क ट्रायड अपने प्लान में सक्सेसफुल हो जाते हैं। एंड ये लोग बेचारे कुछ भी नहीं कर पाते। आस्था और यूनो अंदर ही अंदर टूट गए होते हैं कि ये लोग इतने वीक होते हैं कि ये लोग अपने कैप्टन तक को बचा नहीं पाए। एंड ये सारे इस बात को समझ जाते हैं कि इस बार इन सब का सामना ऐसे दुश्मनों से हो रहा है जिनके सामने इनका जीतना नामुमकिन है। सॉरी गाइज, ये पूरा पार्ट 30 नहीं है, बस 10 मिनट का थोड़ा सा और रह गया, वो अच्छे से बन नहीं पाया तो उसको दोबारा से मेरे को बनाना पड़ेगा। एंड बाकी का पार्ट 30 ना मैं 2-3 दिन में ही डाल दूंगा पक्का, तो बस थोड़ा सा वेट और कर लेना प्लीज। और हाँ, जरूर बताना कि तुमको इतना पार्ट कैसा लगा। और हाँ, इस वीडियो का टारगेट है लगभग 2000 कमेंट्स, तो कुछ भी कमेंट जरूर से कर देना। ये रहे मेरे कुछ प्यारे प्यारे चैनल मेंबर्स, अगर तुमको भी ऐसे शाउट आउट चाहिए तो तुम मेरी मेंबरशिप ले सकते हो। ये वाली वीडियो अभी तक की नहीं देखी है तो जाके देख लो, ये भी बहुत मस्त है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में जो कि 2-3 दिन में आ जाएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय।